बहुत सीनियर पैनल मेरे साथ आज मौजूद है। आमिर इलियास राना साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं और साथ साथ रऊफ़ क्लासा साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। क्लासा साहब आपका भी शुक्रिया, आमिर इलियास राना साहब सर आपका भी शुक्रिया। क्लासा साहब सर आप ही फरमाइएगा, इरफान सिद्दीकी साहब बड़े नाराज़ अभी दिखाई दिए, कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा मुज़ाकरात ख़त्म इमरान खान साहब ने ज़रूर कर दिए, ये बच्चों का खेल नहीं थे, खान साहब को कुछ पता नहीं है, सियासी समझबूझ नहीं है, मुज़ाकरात के आदाब नहीं है, तो हुकूमत अब नाराज़गी का इज़हार कर रही है। पहले हुकूमत की तरफ से कुछ नाराज़गी का इज़हार हो रहा था कि मुज़ाकरात हो क्यों रहे हैं। तो क्लासा साहब आप इस वक्त क्या समझते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने कोई अचानक मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए, उनके ऊपर कोई प्रेशर था कि जो प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है तो उन्होंने कहा मैं मुज़ाकरात ही नहीं कर रहा, जिस तरह से विकेट गिरा के भाग जाया करते थे बचपन में। क्या किसने क्या पाया, क्या खोया है सर? बड़ा अहम सवाल है, बहुत शुक्रिया आपका फवाद साहब। मेरी तो ये रह रही है बड़ी आज की नहीं है, जब से मुज़ाकरात शुरू हुए थे कि ये दोनों साइड जो हैं ये सीरियस नहीं थी इन मुज़ाकरात के लिए। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि दोनों मुज़ाकरात कर क्यों रही थी और उसमें जितनी नॉन सीरियसनेस का मुज़ाहरा किया जा रहा था, तो उसके बाद कोई इनका इतने 2-3 हफ्ते चला लेना भी ये बड़ी बात है। इन मुज़ाकरात को मेरे हिसाब से तो उस दिन ख़त्म हो गए थे जिस दिन इमरान खान साहब ने ट्वीट्स किए थे बैक टू बैक, और जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ पे, वज़ीर आज़म पे बहुत बड़ी सख्त उन्होंने बातें की थी। वो कहते हैं ना बिलो द बेल्ट, कुछ लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो इट वॉज़ ऑल ओवर, क्योंकि जब मुज़ाकरात होते हैं फवाद तो दो चीज़ों की वजह से, पहले तो आप ये तय कर लेते हैं कि हम दो पार्टीज़ हैं, हमारे कोई डिफरेंसेस हैं, फायर वर्क हो रहा है, बयानात हो रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद हो रही है, गाली गलौज की जा रही है और पूरा शोर शराबा मचा है। फिर आप उसके बाद फैसला करते नहीं यार ये हमारे जो आपस के लड़ाई झगड़े हैं, जो इश्यूज़ हैं, इनको ना टेबल पर बैठ के इनको हल करते हैं। अब टेबल पर आने से पहले जब आप राज़ी होते हैं तो 2-3 चीज़ें होती हैं, 2-3 काम किए जाते हैं। एक CBMs होती हैं कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स जिनको कहते हैं कि कोई अच्छे से स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे थोड़ा सा ये जो माहौल है वो ज़रा ईजी हो, बात करने में, थोड़ा प्लेजेंट्री एक्सचेंज करने में थोड़ी सी आपको आसानी रहे और खुल के ज़रा बातचीत हो सके। एक तो ये होता है। दूसरा जो होता है, जो मैं समझता हूँ जब भी मुज़ाकरात हो रहे हूँ तो फायर वर्क को थोड़ा सा रोका जाता है टिल द टाइम आपके मुज़ाकरात का कोई वो कहते हैं ना कटाकटी ना निकला है, कोई उसका नतीजा ना निकले। इन केसेस में हमने देखा है, अगर आप नोट करें ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे जिसकी वजह से मैं सीरियस इनको पहले दिन से नहीं ले रहा था, ना कोई CBMs इसमें की गई, हुकूमत ने कोई ऐसा जस्चर दिया हो, कोई हुकूमत ने कोई बंदे छोड़ दिए हों जो खान साहब कह रहे थे, या उनकी पार्टी को कोई पार्डन दिया गया हो। अगरचे मतलब 15-20 लोगों को पार्डन दिया गया था, आर्मी चीफ साहब ने दिया था, लेकिन उनकी जो डिमांड थी जो हमारे सारे बंदे छोड़े तो ये रिहा किए जा सकते थे। मेरा ख्याल है कोई इतनी बड़ी कोई डिमांड नहीं थी। अगर आप मतलब 20-25 लोगों को पार्डन दे सकते हैं तो 60 लोगों को मजीद को भी दे सकते थे। तो जेल में ऑलरेडी वो 1.5 साल गुजार चुके थे, सजाएं उनको हो चुकी थी, मिलिट्री कोर्ट का जो एक पर्पज़ था सर्व हो चुका था, जो आपने मैसेज भेजना था सिविलियंस को या PTI के लोगों को वो चला गया था। लिहाजा 60-65 लोगों को छोड़ना मेरा नहीं ख्याल है कोई बहुत बड़ी बात हो सकती थी। और CBM होती और हुकूमत का थोड़ा सा वो टांग जो है ना वो ऊपर रहती, तो हुकूमत ने वो CBM उन्होंने भी नहीं की। अच्छा, फिर ये होता था कि फायर वर्क रोका जाए, एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू ना की जाए, एक दूसरे को डमीन ना किया जाए, इंसल्ट ना की जाए, मौकरी नहीं की जाए। वो खान साहब ने भी नहीं छोड़ी। उन्होंने जो ट्वीट्स की और रोज़ाना की बुनियाद पर उन्होंने गुफ्तगू करनी शुरू की उनको मीडिया के साथ जेल से, तो उससे फिर तो माहौल तो कोई ठीक नहीं रहना था। अच्छा, अगर कोई इसमें कसर रह गई थी खान साहब से पहले, ख्वाजा आसिफ साहब ने उन्होंने बयानात दे दिए, अताउल्लाह तारड़ साहब ने दे दिए, तो उन्होंने भी ये कहा कि खान साहब एंड कंपनी जो है ये काबिल भरोसा नहीं है, ये यूज़ करते हैं, ख्याल करना। सो जब इतना दोनों साइड से मिसट्रस्ट का एलिमेंट हो और वो लोग बात कर रहे हों, जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी फवाद भाई कि जो उस कमेटी में शामिल नहीं है। अब जो मुज़ाकरात की हुकूमत की कमेटी है वो भी कोई सख्त बयान नहीं दे रहे। अब ज़रा मज़े की बात देखें, वो भी खामोश हैं, अपना काम कर रहे हैं, मीटिंग में बात होती है वहाँ कर रहे हैं। जो इमरान खान साहब ने 6 लोग उन्होंने नॉमिनेट किए थे वो भी कोई बयान नहीं दे रहे, कोई सख्त बात नहीं कर रहे, कोई इस तरह की गाली गलौज, कोई ट्वीट या ज़्यादा कोई बढ़ाओ चढ़ाओ वाला काम कौन कर रहे हैं? खान साहब जेल से बैठे ट्वीट कर रहे हैं बड़े सख्त किस्म के, और ख्वाजा आसिफ साहब इधर ये कौमी असम्बली में कर रहे हैं। अब ये वो 2 पार्टीज़ हैं जो शामिल ही नहीं है मुज़ाकरात में। तो मतलब ये है कि अब दोनों साइड जो है मुज़ाकरात को कामयाब नहीं करना चाहती। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब आम आदमी नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर हैं। पॉइंट कौन सा आया कि जहां पर खान साहब ने अचानक ये फैसला कर लिया एक दिन और इंतजार कर लेते, वो जो वर्किंग डेज चलो कह रहे हैं ट्यूसडे तक पूरे हो जाते, वर्किंग डेज पूरे नहीं करने वैसे एक दिन और इंतजार कर लेते जो जुम्मे को पूरे होने थे। तो ऑप्शन तो थे ना खान साहब के पास कि वो इसको लिंगर ऑन करते, पूरा एक मौका देख लेते। हासिल उनको अगर पहले कुछ नहीं था तो अब भी कुछ नहीं है। मतलब कौन सा मुज़ाकरात ख़त्म करने से उन्होंने जो है वो एटम बम चलाने का बटन दबाना था, उन्होंने कहा भाई आपने मुज़ाकरात नहीं किए, एटम बम मैंने चला दिया, अब पूरा जो है वो इलाका तबाह कर दिया है, ये भी नहीं था। तो आखिर खान साहब के पास ऐसा कौन सा फायर था? आपने सही कहा सर।
खान साहब की तबीयत जो है ना सर, अगर आप रीडिंग करें खान साहब की तबीयत ही ऐसी है, मिजाज, और एक वो कहते हैं ना, एक हमारे दोस्त हारून रशीद साहब बड़ा एक अच्छी बात लिखते होते थे अपने कालमों में कुरान पाक को कोट करके कि हर बंदा जो है ना अपने उस्ताद तबाह पे ज़िंदगी गुजारता है। मतलब जो इंसानी फितरत जो है ना, इंसान उसी पे चलता है। ये खुदा की तरफ से एक दिया हुआ ह्यूमंस के बारे में स्टेटमेंट है जो, और मुझे बड़ा अच्छा लगती है बात कि वाकई ऐसे कि इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते। कुछ भी कर लें, आपकी तबीयत, आपकी फितरत आप पे डोमिनेंट हो जाती है। ये तो आप एक मिसाल बता रहे हैं, ये चले छोटी सी मिसाल है। मैं समझता हूँ कि खान साहब ने अचानक अपने उन मुज़ाकरात ख़त्म कर दिया, बैठे बैठे ख्याल आया उन्होंने, बस करो जी काफ़ी हो गया। इससे पहले अगर पीछे चले जाएं 2022, आपको पता चलेगा कि खान साहब की तबीयत कैसी है, और वो अपनी तबीयत के ग़ुलाम हैं। हम सारे ग़ुलाम हैं अपनी फितरत के, तबीयत के, उसके मुताबिक चलते हैं। ड्रामा कर लें, एक्टिंग कोई थोड़ी देर के लिए कर लें तो और चीज़ है, अदरवाइज़ हमारी तबीयत हम पे डोमिनेंट है। आपको याद होगा मुज़ाकरात हो रहे थे, खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, PDM आ चुकी थी, तो यहाँ पर इनके कौमी असम्बली पार्लियामेंट में इनकी बातचीत हो रही थी कि इलेक्शन कब कराने हैं। ये इनको याद होगा, अगर राना साहब हमारे साथ ही हैं इस वक्त, इनको सारा या उसकी रिपोर्टिंग करते रहे हैं तो इनको सारा पता होगा जो वाक़या मैं सुना रहा हूँ। उस वक्त हुकूमती साइड पे भी कुछ लोग थे, इधर से फवाद चौधरी साहब थे, मेरा ख्याल है साथ में इनके शाह कुरैशी साहब थे, कोई एक दो और लोग थे वहाँ भी थे, दूसरी साइड से यूसुफ गिलानी साहब थे, शायद राजा परदर्शन साहब थे, और हुकूमत के भी 2-3 लोग जो है ना वो भी शायद साद रफ़ीक वगैरह थे, अगर मसाई मुझे याद पड़ा है। वहाँ पर तय हो रहा था कि हम जुलाई में इलेक्शन कराते हैं। ज़रा जहन में रखें कि अप्रैल में हुकूमत ख़त्म हो रही है, मई जून 2 महीने बाद वो कह रहे हैं ठीक है जी हम जुलाई में हम ये इलेक्शन कराते हैं। शायद कोई डेट भी तय हो गई थी 14 जुलाई। तो उन्होंने कहा ज़रा हम खान साहब से पूछ लें, हुकूमत राज़ी हो गई थी जुलाई में करा लेते हैं जनाब, इनको ये जो है सारे इनको ये मतलब अपनी हुकूमत हम तोड़ देते हैं जुलाई में। उन्होंने कहा ज़रा खान साहब से हम ज़रा पूछ लें। खान साहब ने कहा नो वे, मई वे और हाई वे अभी करें, इन्हें कि अभी असम्बलियाँ तोड़े, हम जुलाई का नहीं मानते। सब ने समझाने की कोशिश की कि खान साहब आप जुलाई का मान लें, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, एक ही बात हो जाए। खान साहब ने कहा नहीं, इसको करना है तो अभी करना है, आज ही करें, यह हुकूमत हमारे साथ बाद में मुकर जाएगी। आज क्या हुआ सर, 1.5-2 साल गुजर गए, इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन अपने फिर टाइम पे कराए बल्कि डिले कराए। तो अगर खान साहब ने उस वक्त भी अपनी समझदारी का मुजाहरा नहीं किया था, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, उन्हें यह लगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी कोई बात पूरी नहीं हुई, उनकी बात को वजन नहीं दिया गया, उन्होंने कोई डिमांड की और उस डिमांड के मुताबिक काम नहीं हुआ, तो खान साहब को लगता है मेरी इंसल्ट हो गई है, मेरी भी अगर मेरी शान में गुस्ताखी हो गई है, जो मेरा ग्रेंजर है, जो मेरा स्टाइल है, उसके मुताबिक चीज़ें नहीं की, ये कौन लोग होते मेरी ना बात सुनने वाले। तो खान साहब का ये मसला बड़ा पुराना है सर, उनकी तबीयत का मसला है, उनके मिजाज का मसला है, उसको उनको ब्लेम भी नहीं कि उनको किया जा सकता कि वो इस बात को कहते हैं कि जो बात मैंने कह दी है वो पत्थर की लकीर है, उसको करके दिखाएं। भाई 31 तक की बात आपने खुद कही हुई है, आप अभी कह रहे हैं आप पहले कमिशन नहीं बनाया तो हम नहीं जाते। भाई कमिशन बनवाने के लिए तो मुज़ाकरात कर रहे थे आप और किस चीज़ के मुज़ाकरात? मैं बल्कि इसमें ऐड करूं कि इमरान इस्माइल साहब ने इंटरव्यू दिया गुज़िश्ता दिनों जनाब कामरान खान साहब को, जो उन्होंने वेबसाइट खोली है उस पर। तो इमरान इस्माइल साहब ने 3-4 दफ़ा इस बात की तायद की है जो बात आप कह रहे हैं। वो कहते हैं हम बड़े खुश थे कि खान साहब बहुत खुश होंगे, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी बड़े खुश थे, खान साहब शायद लाहौर में थे, हम खुश थे कि खान साहब इंतजाम कर रहे थे लाहौर जाने के लिए कि हेलीकॉप्टर पर जाना है कि गाड़ी पर जाना कैसे। हमें लगा कि खान साहब जब सुनेंगे मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो हमें कहेंगे वाह भाई ज़बरदस्त काम करके आए हो। लेकिन खान साहब ने फ़ोन किया शायद आरिफ अलवी साहब को और उसके बाद कहा कि भागो यहाँ से, कोई मुज़ाकरात नहीं है, तुम लोग ठीक डील ही नहीं करके आए। मैं ज़रा राना साहब को भी शामिल करूँ। राना साहब, क्लासा साहब के साथ जो है वो चिट चैट हमारी इसी हवाले से हो रही थी कि जी मुज़ाकरात से आखिर सबब क्या था खान साहब के पीछे हट जाने का। तो आपको क्या लगता है खान साहब को ज़रूरत थी भागने की? हो सकता है गवर्नमेंट 2-3 दिन में कमीशन का ऐलान नहीं कर पाती, उसमें भी सुना है काफ़ी कबाहतें थी जिस तरह का कमीशन वो चाह रहे थे, और फिर ज़ैली मुतालबात थे, 2 मुतालबात के नीचे कुछ 26 मुतालबात थे, तो हुकूमत के लिए भी मुश्किल था कुछ ना कुछ फौरी तौर पर 7 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर डिलीवर करना। तो खान साहब वेट किए बगैर जो एग्जिट क्यों कर गए राना साहब, आखिर वजह क्या बनी इसकी? चूँकि इतनी लंबी तफसील मैंने सुनी, वो जो रऊफ भाई कह रहे थे ना बिलो द बेल्ट, उसको उर्दू में कह देंगे रकीक हमले किए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ पे। ठीक है, वहाँ से शुरू कर देते हैं। चूँकि आपस में सीज़ फायर नहीं हुआ था तय इनका, तो इमरान खान साहब ने बमबारी शुरू की, तो गोलाबारी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी शुरू कर दी। कमेटी के अरकान बिल्कुल उसी तरह एक दूसरे के साथ खेलते रहे, चलते रहे कि हमें बिल्कुल आखिर ये मुज़ाकरात कामयाब करना है। और मेरे जैसा आदमी वो समझता है कि जब सियासतदान बैठें तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि होना तो आखिर बिल्कुल उसमें ही है ना कि मुज़ाकरात के साथ ही। अच्छा, अब खान साहब की तबीयत के हिसाब से तो था कि अंगूठे पे मैंने गर्दन पे अंगूठा रखा हुआ है
और मेरी मर्ज़ी मान लो। अच्छा, अब इस पर एक छोटा सा किस्सा सुना दूँ। ये पिछले दिनों में 2 घरों पे गए हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले। एक घर के मकीन ने कहा आप अब आए हैं हमारे पास, तो आपने पहले सोचा कोई जर्नैल गद्दारी करेगा, वो ना हुआ। फिर आपने सोचा कोई जज बगावत करेगा, वो ना हुआ। फिर आपने सोचा अवाम बगावत करके कब्ज़ा करा लेंगे 26 नवंबर को, वो भी ना हुआ। तो आपको अब ख्याल आया कि सियासतदानों के साथ बैठना चाहिए। तो पहले तो तय करें कि इमरान खान साहब आपके इस आने को भेजने के बाद छोड़ नहीं जाएंगे बीच में। हमें ज़हन में रखें कि जब PDM बना था ना, तो मौलाना फजलुर रहमान को नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी साहब ने हर तरह से इज़्ज़त, सीट, वक़ार सब कुछ दिया कि जो करोगे हम साथ खड़े हैं, और उन्होंने फिर जो चाहा वो हासिल किया बदले में। अब खान साहब का तो ये भी नहीं पता कि अगली मीटिंग में जिस तरह उन्होंने अब मुज़ाकरात वालों को बुनियादी तौर पर तो अपनी कमेटी को ही थप्पड़ मारा है उन्होंने, कहा कि बंद कर दो, क्योंकि कमेटी के दिन भी मौजूद थे, 31 तारीख भी मौजूद थी, लेकिन जो बिहाइंड द सीन मेरे साहब में मुज़ाकरात चल रहे थे वहाँ पे इनको एक तो ट्रंप वाला फ़ौरन कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, और शायद इस वजह से उन मुज़ाकरात में भी जो पसे पर्दा चल रहे हैं कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली, बल्कि उनको समझ आ गई इस सज़ा के बाद के नए जज हाई कोर्ट में जो आए हैं, मेरा तो फौरी तौर पे डिवीज़न बेंच में भी कुछ नहीं होने का, तो वो बड़े गुस्से में हैं। और अब वो आलमी दुनिया में जो ख़तूत लिखने हैं और जो दुनिया भर में उन्होंने कार्रवाइयाँ करनी हैं, शायद उनकी तवज्जो उसी तरफ होगी। अब अगर ट्रंप साहब कुछ कहें तो वो बदले में क्या देंगे, पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट वाबस्ता है कि पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं। हाँ, हमारा इंटरेस्ट ये है कि IMF है, वर्ल्ड बैंक मौजूद है, फिर यूरोपीय यूनियन का GSP+ है, इकनॉमिक टाइज हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन हम भी तो लगे हुए हैं ना मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए, जहाँ $600 बिलियन की उन्होंने एकदम ऑफ़र की है, तो उन्होंने कहा नहीं 1 ट्रिलियन कर लो, और वो कर भी देंगे। तो पाकिस्तान में से क्या मिलेगा उन्हें? $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है उनकी पार्टी के ऊपर, लोगों ने की है, बहुत अच्छी बात है। और पार्टी के लोगों को मैं सराहता हूँ जो पाकिस्तान के खिलाफ न जाएं, अपने लीडर के लिए काम करते हैं ना, चाहे कहीं पे भी करते हैं, उसमें मुझे कोई मसला नहीं है। इशू ये है कि जब पाकिस्तान को छोड़ते हैं आप, और अब आ जाएं आप इमरान खान के ऊपर के जी क्या होना है, इनके पास अब दबाव डालने के लिए रह क्या गया। पहली बात, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 3 दफ़ा उन्होंने खत लिखा कि आप हमें पैनल दिन नहीं माने। अब जब कोई बात नहीं सुनी तो आज पैनल भी दे दिया, बंदा भी बदल दिया, यानी शेख वकास अकरम को 0 कर दिया ना अपनी पार्टी ने खुद ही। पहले एक ही नाम था, वो कह रहे थे नाम दे दो 3, अब 5 के 4 नाम भी भेज दिए। और जुनैद अकबर साहब तशरीफ़ ले आए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए, वो आज कर दें कल कर दें, अब हो जाएगा। तो फिर खान साहब की बात तो नहीं मानी गई ना, कि जो वो ज़िद पे अड़े हुए थे, तो ज़िद्दें टूट रही हैं। वो बच्चों की तरह मनवा लेना, वो मोहब्बतें पुरानी मांग रहे हैं, वो नहीं मिल रही, ना अदलिया से मिल रही, ना मिल रही फ़ौज से। तो बिल आखिर आपको सियासतदानों से बात करनी है। कब करनी है ये इनका अपना इम्तिहान है कि कब तक ये खेलते रहेंगे जो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जिनकी कमाई खान साहब के इस धंधे पे चल रही है, बल्कि उनका धंधा और खान साहब के बयानात पे चल रही है। राना साहब, ये ख्याल आपको बैरिस्टर गौर के उस बयान से तो नहीं आया जो उन्होंने आज दोबारा से दिया है कि अगर हुकूमत कमीशन बना दे तो फिर हम सोच लेंगे मुज़ाकरात पे? आप उसके नतीजे में ये ख्याल अखज़ कर रहे हैं, या वैसे आप समझते हैं कि करना पड़ेगा? मैंने कल भी 2-3 जगहों पर यही बात की थी। अगर आप कहें, सलमान अकरम राजा ने भी आज यही बात की है कि अगर गवर्नमेंट संजीदा थी तो कर ही देती, हम अब भी इंतज़ार में हैं। तो अब आप अंदाज़ा कर लेना कि जो कमेटी में हैं और कमेटी के बाहर, जेल से बाहर हैं, उनको पता है कि क्या हालात हैं। ये एक्चुअल पैगामात जो मिलते हैं वो भी पूरी तरह नहीं बताते लोगों को। इस पर भी गुस्सा है खान साहब को कि जो मैं पैगाम भेजता हूँ वो 3-4 दिन उनको पता चलता है कि यार ये तो मैंने ये कहा था और जवाब में ये गया है। ये भी मसला है। खान साहब पे कोई अपनी क़यादत का दबाव भी है राना साहब? क़यादत के दबाव को मैं इसलिए नहीं मानता कि इनमें जुर्रत ही नहीं है। मैं बिल्कुल शिबली फराज साहब कायदे ऐवान थे सेनेट में, एक दफ़ा हम बैठे उनके साथ, बड़ी लंबी गपशप हुई। मैं कहा यार ये जाके खान साहब को बताओ कि मरवाना है, यहाँ से भी उठा देगा जहाँ बैठा हुआ। ये हालत एक ऐसे शख्स की, शाह महमूद कुरैशी जो आज जेल में हैं, और जहांगीर तरीन इमरान खान के बन्नी गाला के दफ्तर में से एक दफ़ा बाहर आ जाएं तो ये नहीं कह सकते कि सॉरी सर मैं ये बात भूल गया था, खान साहब ये बात करनी है। अगर सेक्रेटरी बताएगा, वो इजाज़त देंगे तो जाएंगे। तो ऐसे में इनको कोई मशवरा नहीं दे सकता। ठीक हो गया। मैं राना साहब एक ब्रेक लेता हूँ, क्लासा साहब एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद ज़रा मलिक रियाज साहब के हवाले से कुछ देर, 1 मिनट, इस पर एक छोटी सी बात मैं अगर और कर लूँ, छोटी सी रह गई। जी सर। वो जो किस्सा चला था ना जुलाई के उस वाला, तो वो मैंने लफ्ज़ लिख लिया था अपने पास। वो किस्सा यूँ हुआ कि पंचायती चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान में, उमर अता बंदयाल साहब। यार तारीख ले लो, बात कर लो, आउट ऑफ द कोर्ट बात कर लो। तो जब ये जहाँ जर्नलिस्ट खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो फवाद चौधरी ने शाह महमूद कुरैशी से कहा, वो बात रऊफ साहब की ठीक है कि उन्होंने कहा पहले असेंबली तोड़ो फिर बात करूँगा, लेकिन क्या कहा? वो ये कहा
कि या शाह साहब आप जाके बात करें ना। उसने कहा कल मैं इतनी इंसल्ट करा के आया हूँ, अब मैंने कोई जाके बात नहीं करनी, बस ख़त्म। ठीक हो गया। मैं राना साहब एक छोटा ब्रेक लेता हूँ, क्लासा साहब ब्रेक लेता हूँ। मलिक रियाज साहब के खिलाफ कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ख्वाजा आसिफ साहब ने, और उन्होंने कहा मीडिया टू लगाया था, यानी कि सारा बुरा मीडिया है, खुद ECL से नाम निकालें या कुछ भी करें तो हुकूमत को शायद वो नज़र नहीं आता। अब मलबा सारा डालने लगे हैं मलिक रियाज साहब का, जितना भी हालात और मामला थे कि मीडिया जो है वो टू करना लग गया है। मीडिया पे इल्ज़ाम डालना ठीक है क्लासा साहब, राना साहब ये आपसे पूछूंगा, क्योंकि मलिक रियाज साहब ने बाकी सबको भी तो दिया है 35-36 साल में, सारा इल्ज़ाम मीडिया पे डाल के खुद कैसे आप निकल सकते हैं? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासा साहब, आप मलिक रियाज साहब के हवाले से 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि गुफ्तगू भी कर रहे हैं, हर जगह बैठ के बात भी हो रही है, तकरीबन तमाम ही चैनल्स के ऊपर जो है वो मलिक रियाज साहब के कहीं पे फसाइल व खसाइल बयान हो रहे हैं, कहीं पर जो है वो तारीफ़ और तौसीफ़ हो रही है, कहीं पर जो है तनकीद भी हो रही है, तो हर तरह की बात हो रही है। मलिक रियाज साहब भी 35-37 साल के कोई किस्से लेके बैठे हुए, हालांकि करप्शन के किस्से लेके बैठने नहीं चाहिए, उन्हें बता देना चाहिए सबको। ख्वाजा आसिफ साहब और हुकूमत, कहीं आपको ये महसूस होता है कि सारी बात अब हम लोगों पे डालने के चक्कर में है, मीडिया पे डालने के चक्कर में है, अपनी खिफत को मिटाने के लिए मलिक रियाज को बाहर जाने का मौका देने के मामला जो है वो आप और दीगर इस तरह के दोस्तों के ऊपर डालने के चक्कर में? ब्रदर, अब सवाल ये है कि इनको जो गुस्सा है असल में मियाँ बिरादरान को या पीपल्स पार्टी को मलिक रियाज साहब पे, वो ये है कि भाई साहब आप तो हमारे पार्टनर थे, हमारे साथ थे, हम मिलजुल के जो भी काम कर रहे थे हम कर रहे थे, तो अब आप अचानक इमरान खान साहब के साथ भी मिल गए हैं। सो उनके लिए ज़्यादा तकलीफ़ दे जो चीज़ है मलिक रियाज साहब के हवाले से वो ये है कि अगेन जैसे हमें फंडिंग करते थे या हमारे साथ इनका गिव एंड टेक था, तो अब ये इमरान खान साहब पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। और एक और चीज़ का गुस्सा भी है जो उनका जो बनता भी है, जेन्युइन गुस्सा है मेरा ख्याल है कि मलिक साहब को भी तो शौक था ना किंग मेकर बनने का। 2014 में जब यहाँ पे धरना इमरान खान साहब देकर बैठे थे और उस वक्त के जो DGISI थे, जो जनरल साहब थे, तो उन्होंने मलिक रियाज साहब को भेजा था कि आप जाएँ नवाज शरीफ साहब से इस्तीफ़ा लेकर आएँ, उन्हें बताएं जनाब के मुल्क में क्या हो जाएगा, बर्बादी तबाही हो जाएगी, मार्शल लग जाएगा, इमरान खान साहब आप बैठे तहस नहस कर देंगे, तो इसका क्राइसिस का एक ही हल है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। ये मलिक साहब बाकायदा एक प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़ा लेने गए थे। तो अगर मलिक साहब से पूछना चाहिए था कि भाई साहब आप बिजनेसमैन हैं और भी इस मुल्क में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन रहें, आप किंग मेकर बनेंगे, जाएंगे वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े लेने के लिए जाएंगे, वहाँ पर जर्नलों की और अगर सियासतदानों या वज़ीर आज़म हाउस की लड़ाई में फ़रीक बनेंगे तो फिर कल को जिसका दाव लगेगा वो लगाएगा। एक तो चीज़ ये है, एक वो भी गुस्सा होगा उनको कि खान साहब जर्नलों के साथ मिलकर 2014 में ये हमारी हुकूमत में टॉप। यस, ये एक गुस्सा उनको ये भी है। अदरवाइज तो देखा जाए कि वो जो अब मलिक साहब आप ये बात नहीं छुपाते कि इनकी लंदन की जो प्रॉपर्टीज़ थी 9 बिलियन रुपीज़ की 18 रुपए में बेची गई थी इनको, जिसमें मलिक साहब को बड़ा शदीद ये दुख है कि मुझे दबाया गया कि आप ये प्रॉपर्टी ख़रीदें। उनके बेटे जो ख़रीदी तो भी उस वक्त भी तो मीडिया को मीडिएट नहीं कर रहा था ना, कि मैं आप राना साहब तो बैठ के डील नहीं करवा रहे थे ना मलिक रियाज साहब की और शरीफ फैमिली की। इसी तरीके से जो आपकी लाहौर में ये इत्तफाक फाउंड्री है, जब ये इन्होंने इसकी ज़मीन बेची तो पहले शहबाज शरीफ साहब ने ये था आपको याद हो इंडस्ट्रियल एरिया था, इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया डिक्लेयर किया जो कि नहीं हो सकता था। आप इंडस्ट्रियल ज़मीन को रेजिडेंशियल नहीं बना सकते। खैर वो पंजाब हुकूमत में अपनी थी, उन्होंने बनाई। बनाने के बाद ज़रा पूछें कि वो जो इत्तफाक फाउंड्री की ज़मीन थी वो किसको बेची गई कि इस पर हाउसिंग सोसाइटी बनाओ, मतलब रियाज साहब को बेची गई। तो भाई साहब ये व्हीलिंग डीलिंग जो हो रही थी ये मीडिया कर रहा था। अच्छा ये कोई 2-4 रुपए, कोई 2-4 10 करोड़ 2-4 अरब रुपए की बात भी नहीं थी। एक जगह 18 अरब रुपए की बात है, एक जगह पे अगेन बिलियन रुपीस की प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटी जो आपने इत्तफाक फाउंड्री में बनाई। तो ये मीडिया के लोग मीडिया ने कितने पैसे लिए होंगे मलिक साहब से? अंदाजन 1 अरब 2 अरब 3 अरब, चलो सपोजली कर रहे 5 अरब ले लिया होगा इश्तिहारात की मद में, जो उनका बिजनेस था। उनका बैरियर टाउन के इश्तिहार दिखा रहे थे, को मुफ्त में तो मलिक साहब किसी को नहीं दे रहे थे ना, जो बड़े बड़े चैनल थे ज़्यादा मिल रहे थे, बाकियों को कम मिल रहे थे, तो पैसे तो वो सबको दे रहे थे। अच्छा कौन से सियासतदान ने पैसे नहीं लिए? किसी को जलसे के लिए चाहिए, किसी को इलाज के लिए चाहिए। मतलब मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं, इस मुल्क के सदर जो हैं, जो वज़ीर हैं, वो यूं करके मलिक साहब के आगे बैठे हुए हैं, बादशाह हैं, मतलब सबकी मैं बात कर रहा हूँ। वो पैसे किससे मांग रहे हैं? एक प्रॉपर्टी टेकून से मांग रहे हैं कि मैं पैसे दो यार इससे कोई बड़ी शर्मनाक हरकत हो सकती है कि मुल्क का वज़ीर आज़म, सदर, वो साबिक हूँ, सर्विंग हूँ, जो भी हूँ, और वो सारे बैठे हुए मुँह खोल कर बैठे, मलिक साहब हमारी तरह चूंच तो गिली करें। यार अल्लाह ने आपको बादशाह बनाया, आपको कितना बड़ा आदमी बनाया, आप बड़े ख़ानदानी लोग हैं, बड़ा पैसा था। मतलब खान साहब कहते हैं कि मैं शर्ट पर साइन कर दूँ तो मुझे करोड़ों रुपए की बिक जाती है। जिसने शर्ट पे साइन करके करोड़ों कमा रहा था वो भी मलिक साहब से पैसे ले रहे हैं।
वो भी डोनेशन ले रहे हैं। जो कहते हैं हम खानदानी बिजनेसमैन हैं, हमारे तो जनाब अगेन अंग्रेज़ों की तोपें गन्ने हम बनाते थे, हमारे पास ठेके होते थे जनाब इत्तफाक फाउंड्री के, वो भी मलिक साहब से पैसे ले रहे हैं। जरदारी साहब भुट्टो साहब के दामाद, वो जिनकी वो ट्रेनें गुजरती थी रकबों से और उनके रकबे नहीं ख़त्म होते थे, वो भी मलिक साहब से पैसे लेते हैं, वो भी उनको बिलावल हाउस वहाँ पर बना के देते हैं ये बैरे टाउन में मुफ्त में। जब इतने अरबपति लोग, इतने बड़े बड़े लोग, हीरोज़ हूँ, सियासतदान हूँ, वज़ीर आज़म हूँ, सदर हूँ, यार वो मलिक रियाज से पैसे मांग रहे हूँ और मलिक रियाज साहब उनको देने पे मजबूर हूँ। अच्छा सिर्फ उनके पास सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का यही हिसाब है, चलो मीडिया पे तो आता है। उन्होंने तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, मेजर, मतलब किस किस को उन्होंने अपने यहाँ अपना मुलाजमतें नहीं दे दी थी। आपने कभी सुना था कि साबिक डीजीआई जो है वो सेनेटर गुलजार मलिक साहब के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा किस्म का दबाव था? वो जो ट्वीट कर रहे हैं वो किसी दबाव को खातिर में ना लाते हुए कर रहे हैं, कोई पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं कि उन्होंने रास्ता पहले ही बदल लिया था, वो बदले हुए रास्ते का जवाब तलाश कर रहे हैं? क्या अभी उनका मकसद क्या है सर मलिक रियाज साहब का, ये जो वो कह रहे हैं मैं फट पड़ूंगा? सर मलिक साहब पे साहब जरा दबाव था। अच्छा मलिक साहब मैं फिर कहूँ वो किंग मेकर रहे हैं, वो इनसे डरने डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की होगी ना। किसी दौर में आपको याद है फसी बुखारी साहब जब नायब चेयरमैन लगे थे पीपल्स पार्टी दौर में, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये मलिक साहब ने लगवाए थे। एक दौर में मलिक साहब खुद चेयरमैन लगवाते थे नैब के, वो खुद वजीर लगवाते थे। ये बड़े बड़े ओहदे पोस्टिंग जो हैं उन्हीं की कटसी लगती थी। आज वही लोग उनको थ्रेट करेंगे तो मलिक साहब उनकी अगर थ्रेट को कितना सीरियस लेंगे? जो मांगने वाला हाथ है, जो लोग उनसे मांगते थे कि जो कुछ भी मांगते थे, वो मांगने वाला हाथ आज उनको तड़ी देने पर आ जाए तो कितनी तड़ी को सीरियस लेंगे? तो उन्होंने भी तो कोई बैठ के कैलकुलेशन की होगी ना मलिक साहब ने कि भाई साहब एक साइड पर एस्टेब्लिशमेंट है, उनके साथ सीक्रेट एजेंसीज हैं, FIA है, एंटी करप्शन है, पुलिस है, आपके उसके बाद आपकी FBR है, आपकी हुकूमत है, ये एक साइड पे हैं जो आपको थ्रेट कर रहे हैं या आपको कह रहे हैं वादा माफ गवाह बने, नहीं तो आपको हम इबरतनाक मिसाल बना दें। दूसरी साइड पे इमरान खान साहब हैं। क्लासा साहब मैं जरा तो उनको कहीं ना कैलकुलेशन में इमरान खान साहब भारी लगे, उनको भारी लगे है ना कि इमरान खान साहब के साथ खड़े होना मुझे कारोबारी तौर पर ये सूट करता है, तो लिहाजा वो धमकी में नहीं आ रहे। उनको बिजनेस है उनको बिजनेस इसमें अच्छा लग रहा है कि मैं खान साहब के साथ खड़ा रहूं इस वक्त। ठीक है, मैं जरा राणा साहब से भी मालूम करूं। राणा साहब आप क्या कहते हैं सर, मलिक रियाज साहब का जो ट्वीट है वो पब्लिसिटी स्टंट है, हकीकत है? ECL से नाम उनका क्यों निकाला गया? उनको पहले जो नवाज कर जो है वो शायद ख़रीदने की कोशिश की गई कि वो 14 साल सज़ा दिलवाने के लिए गवाह बन जाएं, सज़ा इससे ज़्यादा भी हो सकती थी। क्या आखिर रीज़न क्या है सर ये पूरे उबाल के पीछे? जो रऊफ क्लासरा साहब ने बातें कही कोई गलत तो नहीं कही, सारी बातें दुरुस्त हैं, और उसमें मैं कुछ एक दो इजाफा कर दूं फिर मैं मेन सवाल पे भी आ जाता हूं। वो जो रिज़ाइन मांगना था, मैं उसकी एग्जैक्ट कहानी जो मेरे पास है मैं सुना देता हूं। जब ज़हीरुल इस्लाम साहब ने इनको कहा तो ये इसहाक डार साहब के पास गए थे मिनिस्टर कॉलोनी में, और फिर उन्होंने ग्रीन फोन पे कहा जी ये मुतालबा आया, तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा तुसी भी सो जाओ और मैनू भी सोण दो, सवेरे जो आएगा देखा जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। और वो बात ख़त्म हो गई। वो था दाबा, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि भाई देखो क्या करते हैं। वो दबाव उस तरह भी आया था, जब आपको याद है 5 चैनलों पर खबर चलवाई गई थी कि आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर से रिज़ाइन तलब कर लिया। आपको पता है ना, ये खबर 2014 के धरने में चलवाई गई थी। उस वक्त क्या हुआ, मैं तो जिस चैनल में बैठा हूँ यहीं पे था, मुझे बड़ा प्रेशर आया हमारे दफ्तर से, नहीं मतलब एक और बंदा मौजूद था कि चलाओ खबर। मैं कहा नहीं चलाऊँगा ये खबर, इसलिए नहीं चलाऊँगा, मुझे कोई इतला नहीं थी। मैं कहा ये खबर जब सच होगी ना तो मालकान को खुद ब खुद चली जाएगी अगर ये खबर है, लिहाजा ये खबर ठीक नहीं है। फिर मैंने उसको डिग किया तो जनरल राइल शरीफ बैठे हुए थे इसहाक डार के साथ, जो उस वक्त IDPs थे ना, जिन दिनों बड़े पैसे मांगे जा रहे थे, आपको याद होगा उस वक्त कि जी वो फ़ौज को पैसे चाहिए रिहेबिलिटेशन के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने डार साहब से कहा कि तुसी इन्हां नाल बह जाओ, तो वो अपोजिशन, क्योंकि पूरी अपोजिशन को मियाँ साहब ने अपने साथ खड़ा कर लिया था मुश्तरका इजलास बुला के, याद होगा उन दिनों धरने में कि वो आ रहे हैं। तो ये खबर चली तो डार साहब ने कहा ये आपके तरफ से चल रही है कि ज़राए से ना, तो उन्होंने जनरल आसिम सलीम बाजवा को बुलाया कि इसकी तरदीद करो। जनरल राइल शरीफ ने, उन्होंने तरदीद की, सिक्योरिटी ज़राए से आई। वो फिर डार साहब ने उन्हें कहा, मैं दोनों दफ़ा डार साहब का नाम ले रहा हूँ, ठीक है, और डार साहब ने कहा जी ये चल रही है। उन्होंने कहा अपने नाम से करो तरदीद इसकी। ये थे दबाव के हथकंडे जब आप कर रहे थे काम, हर तरफ से हर तरह का दबाव था। अच्छा, अब वो जो पंजाब में जो भी कुछ हुआ, मैं बिल्कुल कोई सी बिरत नहीं कर रहा, लेकिन मैं 2 नाम आपको लूँगा जिन्होंने जुर्रत का इजहार किया। जब लाहौर में फेज़ खुल रहे थे बहरिया के, तो आहत चीमा और डॉक्टर तौकीर शाह,
एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक LDA के DG। कोई अखबार इश्तिहार नहीं चला रहा था कि ये गैर कानूनी फेज़ है। इन्होंने वो लगा दिए उसके ऊपर वो बोर्ड होर्डिंग शोर्डिंग शहर में, लाहौर में लगे कि जी ये इलीगल है और आप मत करें। वो जो बात अब ख्वाजा आसिफ ने की, जो सवाल का हिस्सा भी था कि जी वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। प्रेशर हमेशा से रहा है। जर्नलिस्ट का काम है कि अपनी खबर ठीक रखे, मालकान ने अपनी पॉलिसियाँ रखनी है ना, हमें अपना काम करना है। तो अब आज क्या कहानी है, जो मलक साहब का ट्वीट है उसमें झूठ कुछ भी नहीं है, लेकिन मलक साहब ने कोई आज तो नहीं ये बात कही, उन्होंने तो उस वक्त कहा था मैं पहिए लगाता हूँ। तो मुस्तफ़ीद होने वाले और जिनको नहीं मिला मेरे जैसे तकरीरें कर लेंगे और बाकी उनकी रेतबुल्लिसान हो जाएंगे, यही ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा जाएगा। लेकिन मलिक साहब को बिल्कुल ओपन कर देना चाहिए। जब हो ही गई है तो फिर कौन सा पुराना और कौन सा हाजिर, रिटायर्ड सर्वेंट जिसने जो कुछ किया उनके साथ, तो आ जाए ये तिल्स्म कहानी होशरुबा बाहर आ जाए कि हमारे इसमें क्या है। लेकिन एक बात फिर एक और कह दूँ, वन हाइड पार्क जिस दिन ख़रीदा गया और मलिक साहब ने जिस दिन ख़रीदा, ये स्टोरी बहुत बाद में आई, ये कोई प्रेशर में नहीं ख़रीदा गया, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये बड़ी खुशी से ख़रीदा गया था। बाकी कहानी है दूसरी कि जिन्होंने फिर इसके ख़िलाफ़ शिकायत की वो फंस सारे आज गए खुद। मैंने अगले दिन भी बताया, मेरे पास अब भी मिनट्स का वो पेपर मौजूद है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता। जो खुफिया मुआहदा है उसमें लिखा हुआ है मिनट्स में कैबिनेट के, और चूंकि कैबिनेट ने 2 नंबर काम किया, कैबिनेट से कराया, वो समरी नहीं थी, वो एक नोट था, और कैबिनेट का काम नोट अप्रूव करना नहीं होता, समरी आती है डिवीजन से, और उस मिनट्स में फ्रॉड लिखा हुआ है कि पावर डिवीजन का क्या काम भाई इस समरी के साथ। अगर आप इंटरनेशनल मुआहदा करते हैं तो आप लॉ से पूछते हैं, अटॉर्नी जनरल से पूछते हैं, फाइनेंस को डालते हैं, फॉरेन ऑफिस को डालते हैं। शहजाद अकबर ने 3 दिसंबर को कैबिनेट से नोट अप्रूव कराया, PM ने किया, कैबिनेट से ठप्पा लगवाया, लेकिन नवंबर में साइन कर दिए थे उस खुफिया डीड पे कि ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे जाएंगे। इसलिए कोई भी नहीं मानता इस बात को कि सच क्या है झूठ क्या। अब PTI के ख्याल में वो जो इमरान खान साहब ने आज बड़े जोम से कहा है, लेकिन 2018 की कैंपेन में पैसे कहाँ लिए कुछ मुझे भी इल्म है, किसके साथ बैठ के खान साहब ने लिए थे, कैसे दिए गए थे, हम भी बोलेंगे। खुले तो सही ना काम, ठीक हो गया तो पता चल जाएगा। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वक्त थोड़ा सा ही रह गया, क्लासा साहब आपकी तरफ भी आऊँगा, राना साहब की तरफ भी जाऊँगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा है कि 26वीं यानी तरमीम को कोई छेड़ नहीं सकता, खास तौर पर इशारा उनका सुप्रीम कोर्ट की तरफ था, उन्होंने कहा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ऐसे वैसे कोई छेड़ नहीं सकता। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लासा साहब, सर 26वीं यानी तरमीम, बिलावल भुट्टो साहब का कुछ देर पहले का बयान, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस को लेकर नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है, रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, पता नहीं कौन कौन मुअत्तल हो रहा है, वो कोर्ट में जा रहे हैं। सर ये तूफ़ान किस वजह से है? चाय की प्याली में कोई नाराज़गी है जजेस साहिबान को अपने इख्तियारात महदूद करने पर? मेरा ये ख्याल है जो आपस की इनकी लड़ाइयाँ थीं जो पिछले हमने चंद सालों में देखी, उसका नतीजा 26वीं तरमीम की शक्ल में निकला। एक दौर था सुप्रीम कोर्ट की दहशत होती थी, इज़्ज़त होती थी, वक़ार होता था, अभी भी हम सब लोग इज़्ज़त करते हैं उनकी। लेकिन मैं कह रहा था कि हुकूमती महकमे डरते थे आपसे, इस्टेब्लिशमेंट डरती थी, मतलब पार्लियामेंट तक आपने 2-3 वज़ीर आज़म जो थे वो आपने फड़का दिए, एक वज़ीर आज़म को फांसी लगा दी, दूसरे को आपने उनको डिसमिस कर दिया तो इन्हें अदालत में, तीसरे को भी नवाज शरीफ साहब को जेल में भेज दिया, और कई प्राइम मिनिस्टर थे जमानतों पे रहे, जेलों में रहे, और बड़े बड़े हमने देखे। एक ये दौर भी था। लेकिन फिर बाद में जब अपने अंदर एक उनकी लड़ाई शुरू हुई कि जनाब कि वो चीफ़ कौन होगा, तो नया मतलब उनकी ग्रुपिंग हुई, लॉबिंग, फिर उनके बेंच बनना शुरू हो गए, हम ख्याल लोग आना शुरू हो गए, फिर एक पॉलिटिकल अफिलिएशन सामने आना शुरू हो गई। फिर बात जहाँ तक नहीं रुकी, उनके घर वालों को भी टेलीफोन और वो चीज़ें आना शुरू हो गई कि फ़लाँ गिरफ़्तार हुआ लीडर, तो उसको क्यों रिहा करेगा। जब आपने एक पॉलिटिकल वो पकड़ लिया, एक माउथ पीस बनना शुरू हुए, माजी की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर तो ये चीज़ें होनी थी। आपने मौके दिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी दिए, हुकूमत को भी दिए पे आप पे वार करे, आपकी पावर्स को क्लिप करे। मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमेशा से मैं इस बात का ख्याल रहा हूँ कि अदालतों को, मीडिया को ज़रा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये हुकूमतें जो हैं वो उस तरह ये आज़ादी की वो केयर नहीं करती, ना उन पर उनको कोई रिस्पेक्ट हमें मिलती होती, क्योंकि वाच डाग को कोई पसंद नहीं करता, मैं भी नहीं करता, आप भी नहीं करेंगे, राना साहब भी नहीं करेंगे। तो लिहाजा मतलब बच बचा के कौन वाच डाग होते हैं? अदालतें होती हैं, मीडिया होता है, या सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर वो रजिस्ट करते हैं हुकूमतों के कोई
कुछ जबराना किस्म के अगर वो चीज़ में, अगर आपने अपने आप को एक रोल दे दिया, पॉलिटिकल रोल दे दिया, मतलब पहले हम कहते थे एक मतलब मजाक बनता था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, बन भी जाती थी। जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लगा के अपनी बना ली, जनरल जिया साहब ने भी कर ली थी, उन्होंने अयूब खान साहब ने भी कर लिए। तो फिर हमने देखा अदालतें भी उसी ही पैटर्न पे चल पड़ी कि एक बस सियासी रोल उन्होंने अज्यूम कर लिया वेरी सैडली, जिसकी वजह से उनके अपनी इंटरनल जो वीकनेस हुई उनके अपने अंदर, हुकूमतों ने उससे फ़ायदा उठाया। अब 26वीं तरमीम के बाद मुझसे अगर पूछे ईमानदारी से, तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं रही कि जो आज हुकूमतों को मजबूर कर सके, हुकूमतों को वो डिसिप्लिन कर सके, वो अपने अहकामात मनवा सके। तो उसकी वजह ठीक हो गया। राना साहब आप क्या कहते हैं? सर सवाल मैं क्लासा साहब के सामने जो रख चुका था वही आपके साथ भी है। देखें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस जो मंसूर अली शाह साहब के करीब नहीं है, वो दौड़ पड़े हैं कि इदारे को बतौर इदारा बचाने के लिए क्या किरदार अदा किया जा सकता है। वो बातचीत कर रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब को समझ नहीं आ रही। वो जो बात हो रही है ना कि जी ये एक ही चैम्बर के थे, बिल्कुल जाहिर है, इसीलिए तो अदलिया टॉप पे है ना, नीचे से, कि जहाँ जानने वाले हुए वहीं से जजेस इकट्ठे होते चले गए चैम्बर से ताल्लुक की बुनियाद पे। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि पेशावर हाई कोर्ट में सीनियर मौजूद थे अब अफरीदी साहब, ठीक है, जो आज हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, लेकिन लाहौरी ग्रुप ने काम दिखाया और मंसूर अली शाह साहब को पहले लेके सीनियर बना दिया। ये कलक मौजूद था कहीं ना कहीं और बाद में इनको लाया गया। बस ध्यान में ये रखिएगा कि वो दोस्ती ताल्लुक अपनी जगह, सीनियरिटी अपनी जगह। तो जब आपका टाइम लगा आपने डाल दी गेम, और जब दूसरे का लगा तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरा राइट है, अगर मुझे चांस कुदरत दे रही है चीफ जस्टिस बनने का तो मैं क्यों छोड़ दूं। तो अब ये जो है ना, इस वक्त हम जो देख रहे हैं कि यकसुई से, मुकम्मल यकसुई से आइन के आर्टिकल को लगा के पीटीआई को इंसाफ दिया मखसूस नशिस्तों पे, या तो वो बात होती जो खुद अतर मिनल्ला ने कही थी कि 2018 में ये तो नून लीग के साथ भी हो रहा था, तो अगर उसका जिक्र कर देते और मामले को खोल लेते मखसूस नशिस्तों को कि भाई हम वो भी देखेंगे, हम ये भी देखेंगे, तो कुछ और हिस्ट्री होती। लेकिन वहाँ जाके वो उनको नज़र आ रहा था कि अगर हमने ये सीटें दे दी तो ये ना हो काजी फायदी साहब आ जाएं तो मेरी चीफ जस्टिसशिप जाएगी। तो वो यकसुई से जो इंसाफ, दो ग्रुप अलग अलग थे वो इकट्ठे हो गए और एक फैसला दे दिया जो पार्टी ग्राउंड में ही नहीं थी, जिस पार्टी का वकील कह रहा था कि हमें नहीं सुननी, ताज कौंसिल को सीटें दे दें, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो ये वहाँ से जो शुरू हुआ, तो अब ये बढ़ना ही था। फिर 26वीं तरमीम आ गई। अब हफ्ते सोमवार को लगा हुआ है केस, जो इन्होंने शोकाज नोटिस दिया, तो 6 सीनियर मोस्ट जजेस वो सुनेंगे 1 बजे, और ऐन मुमकिन है मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला महफूज किया है वो मंडे को दे दें और स्टे, या वो उड़ा तो देगा बेंच। मतलब हम क्या असर आई कि ज़ाहिर है जो रात को इतनी देर गए जाके एकदम बेंच भी बन जाता है, तो ऐसे तो नहीं बनता। और एडिशनल रजिस्ट्रार अपने जजों के खिलाफ कोर्ट में चला जाए कि जी मुझे इंट्रा कोर्ट अपील में सुन लिया जाए, और वो सुनने के लिए लग जाए, तो या फिर वो फैसला महफूज रखें और उसके ऊपर वैसे स्टे आ जाए। तो साहब सर आपके कल ही नहीं खुलेगी। सर आपके वक्त का प्रोग्राम से इख्तिताम होता है। नाज़रीन आज के लिए याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।